नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आपको मैराथन क्लास दी गई है। इस क्लास से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आना तय है। इसीलिए यह क्लास आप जरूर अपने दोस्त मित्र जितने भी आपके सहपाठी हैं उन सभी को जरूर शेयर करिए और इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाती है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये क्लास आप सभी को पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर इस क्लास से आपको भी एक भी क्वेश्चन आपको अगर आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलता तो जरूर अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आपको प्रश्न पत्र दिया जाता है तो उसमें कुछ निर्देश दिए जाते हैं, जैसे कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, उनके सम्मुख अंक प्रदर्शित हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न से आपको केवल विकल्प छांटकर लिखना है। अति लघु प्रश्न, जो अति लघु प्रश्न होते हैं वह केवल आपको 25 शब्दों में, और लघु प्रश्न केवल लघु प्रश्न आपको 75 शब्दों में लिखने हैं। क्लियर? इससे ज्यादा आप अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो पूर्णतः आपका पेपर जरूर छूट जाएगा। पेपर को ध्यान में रखते हुए आपको सॉल्व करना है। क्लियर? पहला क्वेश्चन क्या है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? पहला विकल्प क्या है? प्लूटो, दूसरा अरस्तु, तीसरा सुकरात, चौथा कामेनियस। तो इसका सही आंसर क्या है? अरस्तु। आपको केवल उसका आंसर लिखना है अरस्तु। आपको न क्वेश्चन नोट डाउन करना है न चारों विकल्प, केवल उसका आंसर लिखना है। आंसर नंबर 1 का खा, अरस्तु मात्र। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? हमारे संविधान में कौन सी ऐसी भाषा है जिसे राजभाषा का दर्जा मिला है? पहला विकल्प हिंदी, दूसरा उर्दू, तीसरा अंग्रेजी, चौथा फारसी। तो सही आंसर क्या है? हिंदी। हिंदी को हमारी संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मारिया मॉन्टेसरी भारत कब आई? पहला विकल्प क्या है? 1909, दूसरा क्या है? 1919, तीसरा क्या है? 1929 और चौथा क्या है? 1939। तो इसका सही आंसर क्या है? 1939 ईस्वी में मारिया मॉन्टेसरी हमारी भारत आई। क्लियर? ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 100% आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि हर बार अगर आपने क्लासेस देखी होंगी तो कोई ना कोई क्वेश्चन, लगभग 50 में से 40 प्लस क्वेश्चन, 40 प्लस नंबर आपको जरूर मिलते हैं हमारी मैराथन क्लास से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई? पहला विकल्प क्या है? विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार के लिए। दूसरा विकल्प क्या है? बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए। तीसरा विकल्प क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। चौथा विकल्प क्या है? माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण हेतु। तो इसका सही आंसर क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। केवल आप यही नोट करेंगे, आंसर नंबर 4 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। ना आप क्वेश्चन नोट करेंगे ना इसके चारों विकल्प। मैं बार बार यही कहता हूं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समान गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्ध समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है। एक बार जरा फिर से पढ़ेंगे कि समान गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्ध समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है, यह कथन किसका है? पहला क्या विकल्प है? NSG का, दूसरा क्या है? लुईस क्रिसबर्ग का, चौथा रायबर्न का, चौथा प्लेटो का, तीसरा रायबर्न का। तो चारों विकल्प में ये किसका कथन है? तो इसका सही आंसर क्या है? लुईस बर्ग जी ने। इसका सही आंसर क्या है? लुईस क्रिसबर्ग जी ने यह कहा था। मैं बार बार यही कहता हूं कि जितने भी वैज्ञानिक की परिभाषाएं दी गई इंपॉर्टेंट उन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। कल आपका एग्जाम है,
आज उसे आप अगर नोट कर लेंगे एक पेज में, कल आप सुबह पढ़ के चले जाइए। क्लियर? जिससे आपको अगर बहुविकल्पी प्रश्न पूछ लिया जाता है, इस तरीके से मान लीजिए आपके बहुविकल्पी प्रश्न में आ गया, तो आप सोचेंगे कहां से आ गया है, हमारी बुक में था ही नहीं या हमारे कोर्स में नहीं। क्लियर? अगर आप पढ़े होंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, अगर विकल्प दिए रहते हैं तुरंत आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा कि लुईस क्रिसबर्ग का यह कथन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्कूलों को प्यार का घर, होम ऑफ फैमिली किस शिक्षा शास्त्री ने कहा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि स्कूल को प्यार का घर, होम ऑफ फैमिली किस शिक्षा शास्त्री ने कहा? पहला विकल्प है पेस्टोलॉजी, दूसरा है जॉर्ज पैने, तीसरा है अगस्त काम्टे, चौथा है आरजी कलिंगवुड। तो इसका सही आंसर क्या है? पेस्टोलॉजी जी ने। इसका सही आंसर क्या है? पेस्टोलॉजी जी ने स्कूल को प्यार का घर कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। मैकाले जी ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? पहला विकल्प है 1835 में, दूसरा है 1833 में, तीसरा है 1831 में, चौथा विकल्प है 1854 में। तो कब प्रस्तुत किया था? 1835 ईस्वी में मैकाले जी ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। जितने भी आपके सेकेंड सेमेस्टर के सहपाठी हैं उन्हें जरूर आप शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है ये। लगभग क्वेश्चन आपको इस क्लास से देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास है। अगर आप नहीं देख कर गए तो आप बाद में पछताएंगे जरूर, ये आप नोट कर लीजिए। कोठारी आयोग का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोठारी आयोग का गठन कब हुआ? 1963 में, 1964 में, 1970 में और 1975 में। तो इसका गठन कब हुआ? इसका सही आंसर क्या है? 1964 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता हैं। शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? तो इसका पहला विकल्प क्या है? आरजी कलिंगवुड, ख जॉर्ज पैने, ग चार्ल्स पियर्स और घ अगस्त काम्टे। तो इसका सही आंसर क्या है? चार्ल्स पियर्स जी। चार्ल्स पियर्स जी प्रयोजनवाद के जन्मदाता कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रॉवेल जी ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया? फ्रॉवेल जी ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया? किस सन में प्रारंभ किया? 1830, 1839, 1840 और 1855। तो इन्होंने कब प्रारंभ किया? 1839 में। फ्रॉवेल जी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई एक क्वेश्चन आपको फ्रॉवेल जी से जरूर मिलेगा, चाहे बहुविकल्पी में मिले या अति लघु या लघु प्रश्न में, एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रॉवेल जी की पुस्तक का नाम बताइए। अगर आपने हमारी पिछली 2 वीडियो देखी होंगी, दोनों में मैंने जितनी भी बुक्स हैं उन सभी का अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। अगर आपने नोट डाउन किया होगा तो आपको पता जरूर होगा। फ्रॉवेल जी की पुस्तक का क्या नाम है? पहला विकल्प है दिवा स्वप्न, दूसरा मानव की शिक्षा, तीसरा गीतांजलि, चौथा बेसिक शिक्षा। तो इसका सही आंसर क्या है? मानव की शिक्षा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, एजुकेशन ऑफ मैन। किसकी किताब है? फ्रॉवेल जी की। दिवा स्वप्न गिजुभाई बडेका जी की, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, बेसिक शिक्षा महात्मा गांधी जी की। आपको सारी बुक्स पता होनी चाहिए किस किस ने बुक्स प्रकाशित की हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली में पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभक्त किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रणाली को कितने पाठ्यक्रम में विभाजित किया गया है। पहला है 2, दूसरा 6, 3 और 5। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है? राष्ट्रीय सद्भावना, क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। जातिवाद, प्रांतीयता, सांप्रदायिकता, उपर्युक्त सभी। जातिवाद भी राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करती है, प्रांतीयता भी प्रभावित करती है, सांप्रदायिकता भी प्रभावित करती है और चौथा विकल्प दिया गया है उपर्युक्त सभी। तो आप याद रखेंगे लगभग क्वेश्चन मैंने देखा है कि समय डीएलएड में लगभग क्वेश्चन अगर उपर्युक्त सभी दिया गया है, अगर जिस क्वेश्चन में उपर्युक्त सभी दिया गया है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसी को आप टिक करिएगा,
उपर्युक्त सभी 100%, 99.9% चांस है कि वही आंसर सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मदरसा का संबंध था, मदरसा का संबंध किस शिक्षा से था? धार्मिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से। तो मदरसा जो है उच्च शिक्षा में आती थी, उच्च शिक्षा में मदरसा आती थी। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर मानव है, मानव के अगर मूल्यों का विकास हो रहा है तो उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? पहला विकल्प क्या है, परिवार, दूसरा आर्थिक पक्ष, तीसरा भौतिक सुविधाएं, चौथा विदेशी मित्र। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, परिवार जो होता है, मानव का जो परिवार होता है, परिवार ही उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि सबसे पहले परिवार से वो सब कुछ सीखना प्रारंभ कर देता है, उसके बाद कोई दूसरा उसे मिलता है। क्लियर। तो इसका सही आंसर क्या है, परिवार। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। जितने भी सेकेंड सेमेस्टर के शिक्षार्थी उन्हें जरूर आप, विद्यार्थी उन्हें जरूर आप भेजिए, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है। फिर बढ़ते हैं अति लघु प्रश्न पर। अति लघु प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन्हें केवल आप 25 शब्दों में मात्र लिखिएगा, इससे ज्यादा आप नहीं लिखेंगे। अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा 25 में से, फिर आप 25 के भी लायक नहीं बचेंगे। इसलिए आप पेपर को ध्यान में रखते हुए 25 शब्दों में ही आपको आंसर लिखना है। क्लियर। तो पहला प्रश्न क्या है, राज्य से क्या अभिप्राय है? राज्य से क्या अभिप्राय है? तो एक परिभाषा है IL कैंडिल जी के अनुसार। इन्होंने क्या बताया था कि राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जा सकती है। इन्होंने क्या बताया कि राज्य की परिभाषा, इन्होंने क्या बताया, राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जा सकती है, जिसके साथ सरकार होती है तथा जिसे लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य जो होता है एक सुसंगठित और राजनीतिक समुदाय है, जिसके साथ सरकार हमेशा खड़ी रहती है और हमारे लोगों द्वारा, मतलब हम लोग, मतलब जो प्रजा जिसे कह सकते हैं, राजा को बनाना है तो प्रजा की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए जनतंत्र द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। क्लियर। तो आपको याद रहना चाहिए कि राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जा सकती है, जिसके साथ सरकार होती है तथा जिसे लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप इस क्वेश्चन पर गौर करिएगा, यह लगभग 25 शब्दों का है। क्लियर है, लगभग 25 से 30 शब्दों का, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा का लिखने का प्रयास मत करिए, नंबर आपको एक ही मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हंटर कमीशन की विशेषताएं क्या थी? अब इसमें आप 8-10 विशेषताओं के चक्कर में मत पड़िए, मिलना नंबर 1 है, तो इसके लिए मैंने बताया सिर्फ 25 शब्दों में ही आपको लिखना। मैं बार बार यही कह रहा हूं। आयोग ने शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीयों को देने का सुझाव दिया, जिससे देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। बहुत ही अच्छा इस विशेषता दी गई है कि आयोग ने क्या किया, जो शिक्षा का उत्तरदायित्व वो भारतीयों को देने का सुझाव तय किया। मतलब मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि जो शिक्षा का उत्तरदायित्व है वह भारतीयों को सौंप दिया जाए, जिससे क्या हुआ, देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। आपको याद रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य का अर्थ बताइए। मूल्य का अर्थ लिखिए। अगर आपको किसी वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग याद है तो आप उसे लिख दीजिए, बहुत ही अच्छी बात। बिना एग्जामिनर देखे आपको 1 नंबर तुरंत दे देगा। कोशिश ये करिए वैज्ञानिक के अनुसार, कोई भी वैज्ञानिक है उसके अनुसार करके आप लिख दीजिए, आपको नंबर 100% कहीं कट नहीं होगा। देखिए, मूल्य शब्द का शब्दकोशी अर्थ है व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्मानीय तथा उपयोगी सिद्ध हो जाए। कोई भी वस्तु है, उसके कई सारे गुण होते हैं, उस गुण के कारण वह महत्वपूर्ण होती है, उसे सम्मान मिलता है और उपयोगी सिद्ध होती है। बस आप इतना याद रखिए, कोई भी व्यक्ति है, वस्तु है, उसमें कई सारे गुण विद्यमान होते हैं, उसी विद्यमान गुण के कारण उसे सम्मान मिलता है समाज में, उसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है और वह उपयोगी सिद्ध होता है, तो उसी को मूल्य कहते हैं। इसी को हमारे पर्सी के अनुसार, हमारे पर्सी वैज्ञानिक जी थे, उन्होंने क्या बताया, किसी व्यक्ति के लिए वे
रुचिकर वस्तुएं मूल्य कही जा सकती हैं जिनके आधार पर व्यक्ति की रुचि एवं वस्तु में एक संबंध स्थापित हो जाता है। पर्सी जी ने क्या बताया कि किसी व्यक्ति के लिए वे रुचिकर वस्तुएं मूल्य कही जा सकती हैं जिनके आधार पर व्यक्ति की रुचि एवं वस्तु में एक संबंध स्थापित हो जाता है। तो ये शायद आपको टफ लगी हो डेफिनेशन। आप अगर टफ लग रही है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप इसे समझ जाइए कि मूल्य शब्द का शब्दकोशी अर्थ है व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्मानीय और उपयोगी सिद्ध हो जाए। क्लियर, यही आप याद कर लीजिए। वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग आपको याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो सन 1791 में जोनाथन डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ हुआ। तो आपको याद रखना है 1791 में जोनाथन डंकन के प्रयासों से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकृतिवाद की कोई एक परिभाषा लिखिए। केवल एक परिभाषा आपको देनी है। जेमन एंड वार्ड जी के अनुसार इन्होंने क्या बताया, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान परिभाषा इन्होंने बताया। प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। याद रखेंगे, जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। याद हो जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम लिखिए। 2 से 4 प्रवर्तक, अगर आपको 2 याद हैं तो आप 2 लिख दीजिए, अन्यथा 4 लिखने का प्रयास करिए। सुकरात जी, प्लेटो, डेकार्ट, स्पिनोजा तथा हीगल आदि आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है? पिछली क्लास अगर आपने देखी होगी तो उसमें बताया गया है कि वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग विद्या, ज्ञान, बोध और विनय के रूप में किया गया है। विद्या, ज्ञान, बोध और विनय के रूप में किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, औपचारिक शिक्षा से क्या आशय है? 3 प्रकार की शिक्षाएं होती हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और दूरस्थ शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, इसमें शिक्षा देने की योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक, विधि एवं पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है। अर्थात इसमें जो समय होता है एकदम निश्चित होता है, किस स्थान पर देनी है, कौन सा अध्यापक, किस विधि से, कौन सा पाठ्यक्रम, ये सब पहले से ही निर्धारित होता है। अनौपचारिक में होता है कि वह पहले से कुछ भी उसमें निर्धारित नहीं होती है। क्लियर। इसका जस्ट अपोजिट अनौपचारिक शिक्षा होती है। इन तीनों शिक्षाओं में से एक शिक्षा से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, चाहे वह बहुविकल्पी में है, चाहे अति लघु या लघु प्रश्न में। क्लियर। आपको तीनों के बारे में जानना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड के जनक कौन है? इस विधि के सोपानों को बताइए। प्रोजेक्ट मेथड या योजना विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक जी हैं। यह जॉन डीवी के शिष्य थे। योजना विधि के प्रमुख सोपान कुछ इस प्रकार हैं। सिर्फ आपको सोपान के नाम लिखने हैं क्योंकि यह अति लघु प्रश्न है, ना कि लघु। समस्या की पहचान, पहले आप समस्या की पहचान करेंगे, फिर उसमें समस्या में कौन कौन से तत्व हैं उनका विश्लेषण करेंगे, फिर परिकल्पना बनाएंगे एक प्रकार की, उसका निर्माण करेंगे, फिर उस परिकल्पना का परीक्षण करेंगे, फिर बाद में क्या किया जाता है, मूल्यांकन। क्लियर। याद रखेंगे कि सबसे पहले आपको एक समस्या चाहिए, मतलब कोई आपके सामने एक प्रकार की समस्या हो, उसकी आप पहचान करेंगे, फिर उसमें कौन कौन से तत्व हैं समस्या में उनका आप विश्लेषण करेंगे, फिर उस विश्लेषण करने के बाद फिर एक परिकल्पना बनाएंगे, फिर उस परिकल्पना का परीक्षण करेंगे और फिर लास्ट में क्या होता है उसका मूल्यांकन करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंचपदी प्रणाली के जनक कौन है? इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर इसका आंसर हार्वर्ड जी है तो आप हार्वर्ड जी के अलावा और कुछ भी थ्योरी नहीं लिखेंगे। जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आप 25 वर्ड में बनाने में मत लग जाइएगा कि इसको 25 वर्ड में बनाना है, बिल्कुल नहीं। जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसका सेम आंसर आप वही लिखिए, हार्वर्ड जी। केवल इसका आंसर क्या लिखिए, हार्वर्ड।
पंचपदी प्रणाली के जनक कौन है? हर्बर्ट। बस आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत दिनों से आप इसे पढ़ते चले आ रहे हैं, आप आसानी से लिख सकते हैं। वह प्रक्रिया जिसके कारण हमारा भोजन, हवा तथा जल गंदा या दूषित हो जाए और हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर दे, वही वातावरण अथवा वही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। जो हमारे लिए हानिकारक हो, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो, हमारे भोजन के लिए, हमारे वाटर के लिए, सभी के लिए हानिकारक हो, वही पर्यावरण प्रदूषण होता है। बस आप आसानी से बनाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मॉन्टेसरी जी ने अपने शिक्षण सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा है? इससे पहले बहुविकल्पी प्रश्न में ये प्रश्न आपको देखने को मिला था। कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में बांटा गया था। कर्मेंद्रियों की शिक्षा, अगर यही क्वेश्चन लघु प्रश्न में पूछा जा रहा है तो आपको तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिखना है। अगर यही अति लघु में पूछा जा रहा है तो उनका नाम केवल कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, भाषा तथा गणित, मात्र इतना ही आंसर आपको लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। कोई भी 4 मानवीय मूल्य आप लिख सकते हैं। सच्चाई, निष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना, दया भाव, ये सारे क्या हैं? मानवीय मूल्य। सिर्फ 4 आपको लिखना है। देश प्रेम, ये सारे क्या है? मानवीय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश के पूर्व, जब मठ में प्रवेश किया जाता है उससे पहले कौन सा संस्कार होता है? तो उसका सही आंसर क्या है? प्रवज्जा संस्कार, ना कि उपनयन संस्कार। इसका राइट आंसर क्या है? प्रवज्जा संस्कार। याद रखेंगे कि मठ में प्रवेश से पहले होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति थी उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? क्या अभिप्राय था कि आर्थिक, सामाजिक, जनांकीय, राजनीतिक आधार पर प्राप्त करने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए उनका मापन करना। जनसंख्या नीति से क्या अभिप्राय था कि आर्थिक, सामाजिक, जनांकीय, राजनीतिक आधार पर जितने भी लक्ष्य प्राप्त होते हैं उनके लिए जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं उनका केवल क्या करना था? मापन करना ही राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य था। क्लियर? 30 क्वेश्चन, 16 से लेकर के 30 क्वेश्चन तक आपके अति लघु प्रश्न आते हैं। क्लियर? आपने देखा कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन में कितनी कितनी लैंग्वेज लिखी गई है। जिस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है सेम आंसर वैसे ही देना रहता है, ना ज्यादा लिखना होता ना कम लिखना होता। 25 वर्ड आपको लिखने होते हैं। क्लियर? अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे, मैं आपको इसी तरीके से अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ क्लास देता रहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अति लघु प्रश्न। लास्ट आता है आपका अति लघु प्रश्न। क्लियर? अति लघु प्रश्न में पहला क्वेश्चन क्या है? प्रयोजनवाद के किन्हीं 4 गुणों एवं उनके दोषों का उल्लेख कीजिए। 4 गुण और 4 दोष ही लिखना। अगर 4 गुण पूछा गया है तो 4 दोष का ही उल्लेख करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले गुण की बात करते हैं। तो पहला क्या है? प्रयोजनवाद भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। क्लियर? इस प्रकार प्रयोजनवाद बालकों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करता है। जब वह भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करेगा तो बालक क्या होंगे? व्यवहारिक जीवन में जीने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? प्रयोजनवादियों की सबसे महत्वपूर्ण देन क्या है? प्रोजेक्ट विधि। अभी आपने ऊपर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड पढ़ा होगा, प्रोजेक्ट विधि। दूसरा क्या है? तीसरा, प्रयोजनवादियों के अनुशासन संबंधी विचार भी मानने योग्य। वे बालक पर अनुशासन को बाहर से थोपना नहीं चाहते। अगर आपको इतना याद आ रहा है कि वे बालक पर अनुशासन को बाहर से थोपना नहीं चाहते हैं तो आपका राइट होगा। क्लियर? कोई जरूरी नहीं, ये आप रट के जाइए। प्रयोजनवाद विचार की अपेक्षा क्रिया को प्रधान देता है, विचार पर कम विश्वास रखता है और क्रिया को ज्यादा प्रधान मानता है। तो आपको 4 याद रखने कि प्रयोजनवाद बालकों को व्यवहारिक जीवन के लिए जीने के लिए तैयार करता है, भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। अगर अलग अलग भी लिख रहे हैं तब भी ठीक है। प्रयोजनवाद की सबसे महत्वपूर्ण देन क्या थी? प्रोजेक्ट विधि। प्रयोजनवादियों के अनुसार अनुशासन संबंधी विचार
भी मानने योग्य हैं। वे बालक पर अनुशासन को बाहर से थोपना नहीं चाहते। प्रयोजनवाद विचार की अपेक्षा क्रिया को प्राधान्य देते हैं। क्लियर। इसके दोष क्या हैं? सबसे पहला दोष है प्रयोजनवाद सत्य को परिवर्तनशील मानता है। क्लियर। दूसरा क्या है? प्रयोजनवाद सांस्कृतिक आदर्शों की उपेक्षा करता है। जो सांस्कृतिक आदर्श होते हैं उनकी वह उपेक्षा करता है। तीसरा क्या है? प्रयोजनवादियों ने निश्चित पाठ्यक्रम का निर्माण ही नहीं किया। याद रखेंगे, प्रयोजनवाद हमें केवल भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। एक आपको उससे मिल रहा है, आपको यही गुण में लिखना है और यही दोष में। दोष में लिखते समय आपको क्या लिखना है? हमें केवल भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। उसमें क्या लिखना है? प्रयोजनवाद भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, और दोष में लिखना हमें केवल भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा, शिक्षक और विद्यालयों की भूमिका पर अपने विचार लिखिए। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय की भूमिकाओं पर आपको विचार लिखने हैं। तो सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय के विभिन्न कार्य इस प्रकार हैं। सिर्फ 4 से 5 पॉइंट आपको लिखने हैं। हेडिंग में बताया दे रहा हूं, उसके अंदर का थोड़ा मैं बता दे रहा हूं, उनके बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं। पहला क्या है? शाश्वत मूल्यों का संरक्षण। 2-2 लाइन या 3-3 लाइन से ज्यादा आपको किसी हेडिंग के अंदर नहीं लिखना है। याद रखेंगे 75 वर्ड में ही आपको लिखना है। शाश्वत मूल्यों का संरक्षण। शाश्वत मूल्यों से क्या तात्पर्य होता है कि हमारे भारतीय समाज में कुछ शाश्वत मूल्य पाए जाते हैं, उन्हीं का आपको संरक्षण करना होता है। जैसे सहिष्णुता, सत्यम, शिवम, दूसरों का कल्याण करना, अहिंसा, ये सारे क्या होते हैं? शाश्वत मूल्य होते हैं। इन्हीं का केवल संरक्षण करना होता है। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? नवीन परिवर्तन लाने में सहायक। नवीन परिवर्तन क्या होता है? शिक्षा के माध्यम से आप समाज में नए परिवर्तन ला सकते हैं। समाज में कई सारे कारक होते हैं जो नए नए परिवर्तन लाते रहते हैं, समाज में जन्म लेते रहते हैं। तो आप शिक्षा के माध्यम से उसमें परिवर्तन ला सकते हैं आसानी से। क्लियर। तीसरा पॉइंट क्या है? सामाजिक गतिशीलता। समाज में शिक्षा के द्वारा ही आप गतिशीलता प्रदान कर सकते हैं। समाज को, उसको बनाए रखने का प्रयास किया जा सकता है। शिक्षा ही ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा समाज की गतिशीलता को बनाया जा सकता है। क्लियर। सामाजिक सुधार। शिक्षा के द्वारा क्या होता है? समाज में सुधार लाया जा सकता है। समाज में कोई भी चीज है तो शिक्षा के द्वारा ही सुधारी जा सकती है। क्लियर। आसानी से आप हेडिंग, ऐसी इजी हेडिंग है कि आप आसानी से आप इन्हें लिख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्या है? ज्ञान के क्षेत्र में विकास। शिक्षा के द्वारा ज्ञान के क्षेत्र में आप विकास आसानी से कर सकते हैं। परिवर्तनों की समीक्षा। परिवर्तनों की समीक्षा भी आप शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। तो आप शिक्षा को आप ध्यान में रखते हुए आप आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर। क्लियर है। परिवर्तनों की समीक्षा, इसमें शिक्षा के माध्यम से परिवर्तनों की समीक्षा की जा सकती है। समाज में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनकी आप समीक्षा कर सकते हैं। कोई भी वांछनीय परिवर्तन हो रहे हैं, नकारात्मक हो रहे हैं, उनकी सबकी समीक्षा करके उनमें सुधार किया जा सकता है। इसमें आप थोड़ा थोड़ा बना करके आसानी से लिख सकते हैं। केवल आपको हेडिंग याद रखनी बस, और आप जो भी लिखेंगे उसमें ज्यादा एग्जामिनर क्या करता है? ज्यादा पढ़ने का प्रयास नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं रहता। इसलिए आप आसानी से कुछ भी बनाकर लिख सकते हैं, बस उससे रिलेटेड होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मरियम मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति का उल्लेख कीजिए। मरियम मॉन्टेसरी जी ने शिक्षा पद्धति में क्या बताया? छात्रों को सर्वप्रथम प्रकृति के सानिध्य में रहकर उनके पदार्पण की समुचित जानकारी करना। मरियम मॉन्टेसरी जी ने अपनी शिक्षा में क्या बताया कि जो छात्र होते हैं उनको सबसे पहले प्रकृति के सानिध्य में रहकर उनके पदार्पण की समुचित जानकारी करना। छात्र को भावी जीवन के लिए तैयार करना। छात्रों में समायोजन की क्षमता विकसित करके नवीन परिस्थितियों में समायोजन स्थापित करने में सहायता प्रदान करना। छात्रों में शांति, सेवा धर्म, मानवता की शिक्षा एवं नैतिकता का विकास करना। ये सारे गुण आप आसानी से लिख सकते हैं। आसानी से बना करके आप जितना लिखना चाहते हैं उतना लिख दीजिए। उतना लिखिए, 75 शब्दों में ही केवल लिखिए। बनाना स्टार्ट कर दिए तो क्वेश्चन आ रहा है, बनते जा रहा है, तो आप कितना लिख डाले पता ही नहीं चला। तो क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए आप
जरूर लिखिए। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉवेल की शिक्षण पद्धति से आप क्या समझते हैं। इसमें सबसे पहले आपको फ्रॉवेल जी के बारे में थोड़ा सा लिखना है कि फ्रॉवेल आदर्शवादी दार्शनिक था। वर्ष 1839 में उसने एक विद्यालय खोला जिसका नाम क्या रखा, बालोद्यान या किंडरगार्टन। वह क्या कहता था, हमें अपने बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए, लेट अस लाइव फॉर आवर चिल्ड्रन। क्लियर। किंडरगार्टन का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है कि किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है, यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, किंडर और गार्डन। किंडर का अर्थ है बालक और गार्डन का अर्थ है बगीचा। इस प्रकार किंडरगार्टन का क्या अर्थ हुआ, बालकों का उद्यान। किंडरगार्टन प्रणाली के कई सारे सिद्धांत मिलते हैं। पहला क्या है, एकता का सिद्धांत। सारे सिद्धांत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। स्वतंत्रता का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, सामाजिकरण का सिद्धांत, खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत, स्वयं क्रिया का सिद्धांत। कई सारे सिद्धांत के नाम आप लिख देंगे। एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको जरूर याद रखनी, इनके अकॉर्डिंग शिक्षण का उद्देश्य मनुष्य में निहित शक्तियों का निरंतर विकास करना है, न कि उसको और अधिक ज्ञान प्रदान करना है। क्लियर। याद रखना है आपको, ये जरूर डिफिनेशन याद रखनी है कि शिक्षण का उद्देश्य मनुष्य में निहित शक्तियों का निरंतर विकास करना है, न कि उसको और अधिक ज्ञान प्रदान करना है। क्लियर। क्लास ज्यादा बड़ी ना हो इसके लिए मैंने नोट डाउन नहीं किया है, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिख दिए हैं। आप आसानी से लिख सकते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा हर क्वेश्चन के बारे में बता दूंगा, आप आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वुड के घोषणा पत्र के 4 दोष लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वुड के घोषणा पत्र के 4 दोष लिखिए। आसानी से आप लिख सकते हैं क्या क्या दोष थे, मैंने आपको बताया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हंटर कमीशन की क्या क्या विशेषताएं थी, यह भी मैंने आपको पढ़ाया है। आप अच्छे से अगर पिछली क्लास देखा होगा आपने तो आप आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर। बुनियादी शिक्षा पर टिप्पणी दीजिए, या अगर आतिलघु में पूछा जा रहा है तो 2 से 4 लाइन लिखिएगा। अगर यही क्वेश्चन लघु प्रश्न में पूछा जा रहा है तो महात्मा गांधी जी ने दिया था, क्या बताया था बुनियादी शिक्षा में, क्या नहीं बताया था, क्या कारण थे, वह सारी चीजें आप इसमें लिख दीजिएगा लगभग 75 शब्दों में। क्लियर। बुनियादी शिक्षा क्या होती है, किसने दिया, ये सारा चीज। शिक्षा का व्यापक अर्थ बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, शिक्षा का व्यापक अर्थ बताइए। तो मैंने शिक्षा की कई सारी डिफिनेशन आपको बताई है। सबसे पहले ही मैंने इसमें बताया है कि शिक्षा की क्या परिभाषा होती है। उसके बाद आप 1-2 वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग अरस्तु या कमेनियस या सुकरात, किसी 1 या 2 वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग आप परिभाषा लिख देंगे, फिर आप शिक्षा का व्यापक अर्थ बता देंगे। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद और प्रकृतिवाद एक मध्यवर्ती मार्ग है, इसके 2 तर्क दीजिए। अगर प्रयोजनवाद, आदर्शवाद और प्रकृतिवाद में अंतर पूछा जाता है कि दोनों में, सब तीनों में क्या क्या अंतर होता है, तो आप तर्क दे सकते हैं आसानी से। जैसे मैं बता रहा हूं थोड़ा सा, प्रकृतिवाद मनुष्य को यंत्रवत मानता है। जो प्रकृतिवाद होता है वह मनुष्य को यंत्रवत मानता है, इसी कारण इस यंत्रवत पर बल देता है। जो प्रकृतिवाद होता है यंत्रवत पर ज्यादा बल देता है, जो यंत्रवत पर ज्यादा बल देता है प्रकृतिवाद। और आदर्शवाद जो होता है वह व्यक्ति के व्यक्तित्व पर विकास। जो प्रकृतिवाद होता है वह मनुष्य को एकदम मशीनी समझता है, मशीन मतलब यंत्रवत मानता है। और जो आदर्शवाद होता है वह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पर, यह क्या करता है, व्यक्तित्व के विकास पर बल देता है और यह यंत्रवत मानता है। क्लियर। और जो प्रयोजनवाद होता है इन दोनों के मध्य का मार्ग अपनाता है। इन दोनों के मध्य का मार्ग क्या होता है, वह भौतिक विकास पर बल देता है, भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। याद है, ये प्रयोजनवाद के बारे में मैंने चर्चा की, इससे पहले क्वेश्चन आपको मिला होगा, तो आप प्रयोजनवाद को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो आप याद रखेंगे कि जो प्रकृतिवाद होता है वह यंत्रवत मानता है, यंत्रवत पर ज्यादा बल देता है। जो आदर्शवाद होता है वह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पर बल देता है। और जो प्रयोजनवाद होता है वह इन दोनों के मध्य का मार्ग अपनाता है, अर्थात व्यक्ति के भौतिक विकास पर बल देता है, भौतिक दृष्टिकोण व्यक्ति को प्रदान करता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
जो प्रकृतिवाद होता है व्यक्ति के शरीर को, किसको, शरीर को सत्य मानता है। इसी कारण यह क्या, मनुष्य को जीव के रूप में देखता है। जो प्रकृतिवाद है शरीर को सत्य मानता है और यह इसी कारण मनुष्य को जीव के रूप में देखता है। जो आदर्शवाद होता है वह आत्मा को सत्य मानता है। सब में एक एक पॉइंट आप याद रखेंगे, यह शरीर को सत्य मानता है या आत्मा को सत्य मानता है। इसी कारण यह दर्शन मनुष्य को आध्यात्मिक प्राणी मानता है। यह क्या मानता है, मनुष्य को जीव के रूप में देखता है और यह आत्मा की वजह से आध्यात्मिक प्राणी मानता है। क्लियर। और जो प्रयोजनवाद होता है इन दोनों में से किसी को भी सत्य नहीं मानता है, यह केवल अनुभव को सत्य मानता है। याद रखेंगे, यह केवल अनुभव को सत्य मानता है। अनुभव की प्राप्ति से ही मनुष्य के मस्तिष्क का विकास होता है। मस्तिष्क से अनुभव की प्राप्ति होती है। समझ में आए? मनुष्य के मस्तिष्क पर प्रयोजनवाद का मेन फोकस कहां रहता है, मनुष्य के शरीर और मस्तिष्क दोनों को यह इंपॉर्टेंट मानता है कि मस्तिष्क के द्वारा ही अनुभव की प्राप्ति होती है। तो आपको याद क्या क्या रखना, मैं फिर से बता दे रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था कि प्रकृतिवाद जो होता है वह मनुष्य को यंत्रवत मानता है। आदर्शवाद जो होता है यह व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास पर बल देता है और जो प्रयोजनवाद होता है इन दोनों के मध्य का मार्ग अपनाता है। यह व्यक्ति के भौतिक विकास पर बल देता है, अर्थात भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। पहला पॉइंट, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है, जो प्रकृतिवाद होता है वह व्यक्ति के शरीर को सत्य मानता है। याद रखेंगे, यह शरीर को सत्य मानता है। और जो आदर्शवाद होता है वह किसको सत्य मानता है, वह आत्मा को सत्य मानता है। और जो प्रयोजनवाद होता है वह किसको सत्य मानता है, वह अनुभव को सत्य मानता है। किसको, अनुभव को सत्य मानता है। अगर इसी कारण अगर यह शरीर को सत्य मान रहा है तो यह मनुष्य को किस रूप में देखता है, जीव के रूप में देखता है। आदर्शवाद अगर आत्मा को सत्य मान रहा है तो यह मनुष्य को आध्यात्मिक प्राणी के रूप में देखता है। प्रयोजनवाद अगर यह अनुभव को मानता है तो इसका कहने का मतलब तात्पर्य है कि मनुष्य के मस्तिष्क से ही अनुभव की प्राप्ति होती है। तो यह मनुष्य के शरीर और अनुभव दोनों को महत्व देता है। क्लियर, समझ में आया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बौद्धिककालीन शिक्षा व्यवस्था के क्या क्या गुण थे। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था आपने अगर पढ़ी होगी तो उसमें कौन कौन से गुण थे, उनमें आप 1 से 2 विशेषताएं आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको 75 वर्ड में कंप्लीट करना है क्योंकि यह लघु प्रश्न है। क्लियर, यह आपको अति लघु में पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो इसके गुण कौन कौन से थे, इसमें छात्र की दिनचर्या कैसी थी उसके बारे में, स्त्री शिक्षा कैसी थी, अध्ययन पद्धति कैसी थी, जनसाधारण की शिक्षा कैसी थी, इसमें मठों की व्यवस्था का निर्माण, मठों का निर्माण था, मठों की व्यवस्था थी, गुरु और शिष्य का संबंध कैसा था, उनके बीच बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। जो मैं हेडिंग बता रहा हूं, जैसे मैंने बताया कि इसमें संघ थे, संघ बने हुए थे। संघ का तात्पर्य है कि संघ जो थे बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, वहां पर बौद्ध की शिक्षा दी जाती थी। क्लियर। छात्र की दिनचर्या कैसी थी, गुरु के साथ रहना, गुरु के निवास की साफ सफाई करना, ये सारे काम जो भी गुरु के साथ रहकर होते थे सारे काम किए जाते थे। गुरु और शिष्य के बीच संबंध कैसे थे, बहुत ही अच्छे संबंध थे। क्लियर। मठों की व्यवस्था, बौद्ध विहार था, मठ संघों का निर्माण करता है, मठों में गुरु और शिष्य एक साथ रहा करते थे। क्लियर। इस तरीके से अध्ययन पद्धति कैसी थी, रट कर, सुनकर, एक दूसरे को सुनाकर विषय वस्तु को कंठस्थ किया जाता था। मौखिक शिक्षण पद्धति थी, ये आप जरूर याद रखेंगे, कैसी शिक्षण पद्धति थी, मौखिक शिक्षण पद्धति। स्त्री शिक्षा क्या थी, प्रारंभ में तो स्त्री शिक्षा पर कोई विशेष नहीं दिया गया प्रभाव, कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे स्त्रियां प्रविष्ट होने लगी। जब स्त्रियां प्रविष्ट हुई तो उसमें नए नए नियम लागू कर दिए गए। क्लियर। इसी तरीके से आप 4 से 5 पॉइंट में डिस्कस करके आसानी से डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। क्लियर। उम्मीद करता हूं आप सभी को यह मैराथन क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आप इस मैराथन क्लास को जितने भी सेकेंड सेमेस्टर के
जितने भी सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उन्हें जरूर शेयर करिए, जिससे कल के एग्जाम में वह भी 40+ नंबर गेन कर सकें, क्योंकि यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सबके लिए होने वाली है। कल आप एग्जाम देने के बाद कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ इससे कितने क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चन नहीं आए थे, कैसा रहा आपका पेपर, जरूर हमें बताइएगा एक बार। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।